Ikra, am I audible, beta? Yes, sir. Okay, we'll just wait for 2 minutes if someone is coming. Otherwise, we can start now. Okay. ठीक है, आई गेस आज सबका वो होगा. वी कैन स्टार्ट. बाकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे सब. इकरा कल कहाँ Okay. तक हुआ था? Wait a minute. कल हमारा आर्टिकल 15 का स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल्स हो गए थे। ओके. 3 क्लॉज। अच्छा, ओके. ओके, ठीक है. 15 के 3 क्लॉज हो गए थे ना? हाँ ठीक है, सर। ठीक है. बैरक्स है ना अपने पास? हम्म। ओके, ठीक है. ठीक है. 1 मिनट. हाँ, इकरा. हाँ सर। ठीक है. ओके. सो अब आगे का करते हैं हम. मोस्टली 15-1, 15-2 एंड 15-3 वॉज डन. ठीक है. अब आगे की कहानी. लेट्स मूव एट 15-1, 15-2, 15-3 ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था. मैंने ये बात कल बताई थी, इकरा. डिड आई से दिस? यस सर। ओके. बाकी वाले सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू आए गए थे, वो वाली चीज थी. ठीक है. अब हम्म। हम लोग को ये याद रखना है, मैंने ग्राउंड्स बताने थे. 14 15 इज जनरलाइज्ड इक्वालिटी. 14 इज दिस. अब 15 की बात करेंगे. ठीक है. डिफरेंस होता है. 14. just a minute. डिफेंसिव सेपरेशन आपने नोट्स में बनाया है ना, इकरा? हाँ सर। ठीक है. तो अब आगे की कहानी. आर्टिकल 16 की कहानी. आर्टिकल 16. हमारा आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के जॉब्स के वगैरह के उसमें इक्वालिटी की बात करता है. ठीक है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इक्वालिटी डेफिनेटली. ये भी इक्वालिटी की बात कर रहा है. ठीक है. लेकिन ये बात कर रहा है इक्वालिटी की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जॉब्स वगैरह के केस में. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस पे. और इन्होंने बोला है कि किसी को भी, इसके अगर वर्डिंग्स देखोगे ना तो इसमें ऐसा है कि देयर शैल बी इक्वालिटी. अभी आपको आर्टिकल 15 का ग्राउंड्स याद है, इकरा? आर्टिकल 15 में कौन से ग्राउंड्स थे इक्वालिटी के? बताओ. We should not हाँ. discriminate on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. राइट. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब कितने? 1, 2, 3, 4, 5. सिर्फ ये 5 बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. और कोई बेसिस पे कर सकते हो. जैसे एकेडमिया डिस्क्रिप्शन होना चाहिए तो वो हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हो, आप वैसा पढ़ रहे हो, कर रहे हो तो कर सकते हो. ठीक है. अब बैरक्स पे जाते हैं अपने वापस से.
अब मैं आर्टिकल 16 का ये बता रहा हूँ कि आर्टिकल 16 में कौन से बेसिस पे अलाउड है या कौन से बेसिस पे नहीं अलाउड है उसकी बात करते हैं। ठीक है। अपने बैरक्स अपने पास रखना गाइस, दोनों मधुरा एंड इकरा। मेरा बैरक विजिबल है क्या? इकरा, इज माय बैरक विजिबल बेटा? Not yet. इज इट नाउ? No. ओके। है क्या, देखना प्लीज। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? वो लोड हो रहा है सर स्क्रीन। अच्छा ओके, इट्स लोडिंग। रहेगा तो बताना मुझे कोई प्लीज। इकरा मधुरा। नॉट येट। नेटवर्क इशू आई, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई स्विच माय डेटा। अभी दिखाई दे रहा है सर। ओके, दिख रहा है। इकरा आपको दिख रहा है ना? मधुरा आपको भी? हाँ सर। यस। ठीक है। अब आर्टिकल 16 की लाइनिंग्स देखेंगे हम। आर्टिकल, देखो मैंने ये जो तीन बताया नहीं अभी, 4 5 6 में, ये सब हम लोग जब रिजर्वेशन करेंगे तब करेंगे। अभी हम आर्टिकल 15 देख रहे हैं, 16 देख रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला ना आर्टिकल 16 भी इक्वालिटी की बात कर रहा है, लेकिन कौन से मैटर्स पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी जॉब्स के। इफ यू सी द वर्डिंग्स, अब मेरे को आप लोग बताओगे ये क्या है? देयर शाल बी। पहले क्या बोलता था? देयर शाल नॉट बी, तो वो नेगेटिव लैंग्वेज थी। ये शाल बी मतलब मैंडेटरी है। शाल का मतलब होता है करना है, ये पॉजिटिव लैंग्वेज है। दिस इज पॉजिटिव लैंग्वेज। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in public employment. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment of any office under the state. No citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence। इसमें दो ग्राउंड्स और जुड़ गए हैं, मतलब अब इसमें टोटल 7 ग्राउंड्स है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया था तो जो पिछला वाला था उसमें कितने ग्राउंड्स थे मधुरा? 15 में कितने ग्राउंड्स थे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने के? उसमें 5 थे सर। 5 थे, और इसमें 7 है। 7 में दो जुड़े हुए हैं, जो वो कौन से वाले हैं वो याद रखो। इसमें दो जो जुड़े हैं, दैट इज डिसेंट और रेसिडेंस। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, तो ये याद रखना। अभी ये 15 वाला अगर देखोगे तो वो नेगेटिव लैंग्वेज में था कि पॉजिटिव, वो भी देखा था हम लोग ने। सारी चीजें यहाँ पे भी देखी हुई थी। इसमें दोनों नेगेटिव थे, सिर्फ थर्ड वाला पॉजिटिव था। ठीक है। इसमें ये पॉजिटिव लैंग्वेज में है और ग्राउंड 7 है। ठीक है, ये याद रखो। ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक्शन की बात करता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ना, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो अफर्मेटिव एक्शंस की हो रही है। दिस टॉक इज अबाउट अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक्शन। ठीक है, कि मतलब स्टेट अगर चाहे तो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिससे वो रिजर्वेशन के केसेस में चीजों को वो कर दिया जाए। इफ यू सी ना दिस प्रोविजंस, इसको, ये पूरा आर्टिकल इक्वलिटी देने की बात कर रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन ये एनेबलिंग प्रोविजन है। एनेबलिंग मतलब ये गवर्नमेंट को अलाउ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको बहुत चीजें मिलेगी जिसमें रिजर्वेशन की ज्यादा बात कर रहा है। इसमें बात कर रहा है कि लोगों को ना इक्वल करो। Nothing in this article shall prevent the state from making any reservation in matters of promotion। या फिर इधर देखो, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointment of post in favor of any backward class or opinion in state not adequately represented। Backward class is SC ST, please remember this। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है ना तो आर्टिकल 16 कुछ अलग जाता है क्या? नहीं, आर्टिकल 16 एक्चुअली एनेबलिंग प्रोविजंस है। ये सब गवर्नमेंट को इक्वलिटी करने के लिए ही तो मदद कर रहे हैं, कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोगों के साथ गलत हुआ है, जो लोगों के साथ ऐसी चीजें नहीं हुई है, उनके लिए ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। और मैंने आपको कल बोला था वो अलाउड है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड है।
दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, कि जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनके लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रखना, ये सब चीजें। ठीक है। तो अगर आपको कल को क्वेश्चन आया कि रिजर्वेशन की पॉलिसी, तो हम इसको और डीप में पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन रिजर्वेशन की पॉलिसी कौन से आर्टिकल से आती है, अगर क्वेश्चन आया, तो आप लोग को दो आर्टिकल हमेशा याद रखना है कि 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4, ये दोनों से रिजर्वेशन की आती है। तो क्या 16 अलग बात कर रहा है? नहीं, 16 बात कर रहा है कि रिजर्वेशन दो, लेकिन वो लोगों को दो जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, फिर वुमेन्स हो गए, इन सबको बचाने के लिए कि इनके साथ पहले बुरा हुआ था, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है, इसके लिए रिजर्वेशन दो। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि 15 का जो ग्राउंड्स है वो दूसरा है, 16 का ग्राउंड्स दूसरा है। मेरे को 15 का ग्राउंड्स बता सकते हो क्या मधुरा? यस सर। सर हम्म उसमें रिलीजन है, कास्ट है, हम्म हम्म रेस है, सेक्स हम्म। एंड प्लेस ऑफ बर्थ है। ओके, इकरा मेरे को 16 का बताओगे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और डिसेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। मैंने जो जो अंडरलाइन किया था वो सब लिखा तुमने दोनों ने? यस सर। अब अगर तुमको देखो, एक्चुअली में ना, लोगों को लगता है कि 14 15, अब तुम ध्यान से देखो, 14 15 16 इक्वालिटी तो दे रहा है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। इफ आई शो यू, जस्ट अ मिनट। आप ना 14 15 16 जो देख रहे हो, उस सब में ना एक्सेप्शन दिख रहा था आपको। मैंने आर्टिकल 14 दिखलाया, बोला इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। आर्टिकल 15 भी दिलाया कि इक्वलिटी जनरलाइज्ड वाली। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब्स में भी है। लेकिन ये सब जगह पे आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शन दिख रहा था। जैसे 14 में दिखा कि बच्चों के लिए अलग होना चाहिए, 15 में आपने देखा कि हाँ जनरलाइज्ड इक्वालिटी है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। 16 में भी आपने देखा कि इक्वालिटी है लेकिन एक्सेप्शन है। तो आपको ये सब में एक्सेप्शन दिखा। लेकिन एक आर्टिकल है जिसको बोलते हो आप लोग आर्टिकल 17, ये आर्टिकल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब इस आर्टिकल में कोई एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल 14 में याद है हम लोग ने बोला था कि अगर गाड़ी उबेर वाला चला रहा है तो उसके लिए अलग वो पनिशमेंट। 15 में देखा था कि बच्चों के लिए अलग होना चाहिए अगर उसने क्राइम कर दिया है तो। 16 में हमने देखा कि हाँ रिजर्वेशन सब दे रहे हैं। आर्टिकल 16 17 में कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 17 स्ट्रिक्ट सेंस में है। आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी क्या है, कैसा है, वो सब चीजें अभी देखते हैं। पहले ये आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए इसमें क्या क्या सीन है वो देखते हैं। आई होप मेरा बैरक विजिबल है। अब इफ यू सी आर्टिकल 17, विजिबल है ना मेरा बैरक? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अब आप ये देखो, ये ना फंडामेंटल राइट है। अनटचेबिलिटी is abolished and its practice in any form। अनटचेबिलिटी पता है ना सबको? पहले ये था कि जो छोटी जात वाले हैं ऊंची जात को छू नहीं सकते, अगर उनकी परछाई भी दिख गई तो पाप माना जा रहा है, वो सब चीजें नॉट अलाउ। अगर कोई अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर रहा है कोई भी फॉर्म में, चाहे तुम बोल के कर रहे हो, चाहे तुम लिख के कर रहे हो, चाहे तुम लॉ बना के कर रहे हो, तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस है। अनटचेबिलिटी इज abolished and its practice in any form is forbidden। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law। ठीक है। तो आप किसी भी तरह के इससे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब मैंने बोला एनी फॉर्म मतलब एनी फॉर्म,
तुम बोल के भी नहीं कर सकते, तुम कोई भी इससे नहीं कर सकते, तुम कुछ से भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों पे अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी पर्सन पे भी और स्टेट एक्शन पे भी। मतलब ये पहले वाला आप देख रहे थे, स्टेट के खिलाफ है फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट है आपकी, लेकिन ये फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, दिस इज अगेंस्ट स्टेट ऑल्सो, कि स्टेट भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, एंड दिस इज अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑल्सो, कि कोई नॉर्मल इंसान भी आपके खिलाफ ये नहीं कर सकता अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी इंसान के लिए भी है और पुलिस स्टेट के लिए भी है, ठीक है। इट शाल बी एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, मतलब तुम अगर प्रैक्टिस करते हो तो तुम पनिश किए जाओगे, लेकिन क्या बोला है, एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, एक लॉ होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने इसके लिए लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने इसको पनिश करने के लिए लॉ बनाया, हम देखते हैं। अब अगर ये स्टेट के खिलाफ है, ये फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं, दोनों के खिलाफ है, तो मतलब स्टेट भी कोई ऐसे लॉ नहीं बना सकता जो अनटचेबिलिटी करे, स्टेट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकता जो अनटचेबिलिटी करे, स्टेट कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं बना सकता जो अनटचेबिलिटी करे। उसी तरीके से कोई इंडिविजुअल भी ये सब नहीं कर सकता, और तुम करोगे तो तुम पनिश किए जाओगे लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, लॉ होना चाहिए पनिश करने के लिए, तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने की जरूरत थी, तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, मतलब ये स्टैट्यूटरी हो गया। पहला लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया उसको बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे जो लोग, उनको पनिश करने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ द ईयर 1955, ठीक है। 1955 में पहली बार ये लॉ बनाया कि हाँ ठीक है, जो भी अनटचेबिलिटी करेगा तो उसको इसके थ्रू पनिश करेंगे। लेकिन ये लॉ ना ज्यादा पावरफुल नहीं था, ये बहुत वीक था, लोग फिर भी अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर रहे थे। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने ये लॉ को रिपील किया और एक नवा लॉ बनाया जिसको बोलते हैं SC ST, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट। SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। ये लॉ लेनियंट था, ये वाला लॉ ना हमने रिपील कर दिया, क्योंकि ये लॉ ना बहुत लेजी लॉ था, मतलब इसके अंदर लोगों को पनिशमेंट वैसी नहीं मिलती थी जैसे मिलनी चाहिए। तो ये वाला लॉ रिपील करके एक नवा लॉ लाया गया, इसको बोलते हैं SC ST शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989। और इसमें बहुत ज्यादा पनिशमेंट वनिशमेंट सब है। अब कैसा होता है, अब तुम अगर एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो इसमें जो अनटचेबिलिटी वर्ड दिख रहा है ना तुमको, ये डबल इन्वर्टेड कॉमर में, अनटचेबिलिटी ये वर्ड जो है इट इज इन डबल इन्वर्टेड कॉमर। इसका मतलब होता है अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। अनटच देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन जब मैं अनटचेबिलिटी बोलूंगा तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है, इट इज कवरिंग अ वाइड रेंज। पहले यहाँ तक बताओ मेरे को, सबको समझा? इकरा, मधुरा, यहाँ तक समझा आप लोगों को? हाँ यस सर। सर। पहला लॉ कौन सा बनाया था इकरा अनटचेबिलिटी को पनिश करने के लिए? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। है क्या अभी फोर्स में? नहीं, अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज। वेरी नाइस, गुड, ठीक है। तो अब ये सब आपने कॉपी कर लिया होगा गाइस, आई गेस। अब मेरे को ब्लैक बोर्ड चाहिए मेरा। देखो, तुमको मैंने दिखाया कि ये जो अनटचेबिलिटी वर्ड है ये डबल इन्वर्टेड कॉमन में, ये मत सोचो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, ये वाइड रेंज कवर करता है। वाइड रेंज मतलब बहुत ज्यादा चीज है, तुम बोल के करो कुछ कैसे करो वैसा है, ठीक है। कोई भी प्लेस में, अब अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज नहीं है अनटचेबिलिटी की हाँ भाई हो जाएगी तो, कोविड 19 चल रहा है और किसी ने छूने आया, तुमने उसको मना कर दिया कि छुओ मत, अनटचेबिलिटी वो नहीं है वो। अनटचेबिलिटी का एक सिंपल मीनिंग है, बस एक ही कंडीशन है, अनटचेबिलिटी का वाइड रेंज है मतलब, लेकिन कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे सोशल डिसेबिलिटी होती है, सोशल डिसेबिलिटीज, सोशल डिसेबिलिटी का मतलब क्या, तुम किसी को रोक रहे हो कि भाई तू मंदिर में नहीं आ सकता, तू मंदिर आएगा तो मंदिर खराब हो जाएगा, एंड दिस सोशल डिसेबिलिटी इज बेस्ड ऑन बर्थ, वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए।
आप कब किसी चीज को अनटचेबिलिटी बोलोगे? जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी। पहली, कि सोशल डिसेबिलिटी हो रही है, कि तुम किसी को बोल रहे हो कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। दूसरा, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बर्थ पे बेस है, तब भी आप उसको बोल सकते हो कि यू आर परफॉर्मिंग अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये चीज याद रखना, कोई भी चीज को अनटचेबिलिटी नहीं बोलोगे। इन्वर्टेड कॉमर में होने का मतलब होता है उसका कुछ मीनिंग है, तो उसका मीनिंग ये है, और बहुत फैल सकता है उसका मीनिंग, लेकिन वो ये दोनों चीज कवर करने चाहिए। अनटचेबिलिटी का मतलब है सोशल डिसेबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन बर्थ। क्या ये सबको क्लियर हुआ? मधुरा, इकरा, इज इट क्लियर? हाँ सर। सर ठीक है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोविड में कोई तुमको छूने आ रहा है जिसको कंटेजियस डिजीज है तो तुमको छूने आ रहा है और तुम बोलोगे कि मत छुओ तो अनटचेबिलिटी हो गया। नहीं, अनटचेबिलिटी कब होता है? कोई भी ऐसी चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये बोल के कि तू नीची जात का है, तू मुझे छुएगा तो मेरे को मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो। और तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो ऐसे एक वर्ण सिस्टम के हिसाब से वो ऐसे कास्ट में पैदा हो गया, इसके लिए तब तुम अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब ये अनटचेबिलिटी वाली थिंग हो गई, ये सबको क्लियर है? ये सब बनाया आप लोगों ने, आई गेस। अच्छा, कल हमने ना कुछ किया था, मैंने कहाँ लिख दिया वो? हाँ, अभी इकरा, आपका डाउट क्या था वो? ये बैरक में और अपने लक्ष्मीकांत में आर्टिकल हम्म, 19 को राइट ऑफ प्रोटेक्शन में इंक्लूड किया है। हाँ, राइट ऑफ प्रोटेक्शन में या राइट ऑफ फ्रीडम में एक ही बात है ये, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि ये आपकी किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये आपके फंडामेंटल राइट्स यानी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, इसके लिए। ठीक है, वो एक ही बात है। वो राइट ऑफ फ्रीडम का मतलब किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम को कर रहे हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, वो सारी चीजें अभी हम 19 करेंगे ना तो और क्लियर होगा बेटा। ठीक है, ओके। ठीक है। अब ये चीज 18 हो गया, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो? 17 तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ फर्दर, कल अपना सी सेट है, हाँ? तो कल एक नई बुक या कुछ लेके आ जाना आप लोग भी। अब आर्टिकल 18 पे मूव करते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? अब आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 एक्चुअली याद रखो कि कुछ नहीं, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अच्छा, आप लोग देखो, आपको याद है कौन सी राइट्स इज अवेलेबल टू सिटीजन्स? मधुरा, कौन सी राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स बेटा? ओनली आर्टिकल 15, 16, ओके, 16, ओके, 18 क्लॉज 2, ओके, 19, हाँ, 29 एंड 30th। ठीक है। तो अब हम आर्टिकल 80 बात कर रहे हैं, 18 है इसमें, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो दिस इज अवेलेबल, प्लीज रिमेम्बर। ठीक है, 18 क्लॉज 2 की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, 18 की भी नहीं। टाइटल नहीं ले सकते हो, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर आपने 15 देखा, आपने 15, 14 हमने सब देखा, हमने 14 देखा, हमने 15 देखा, हमने 16 देखा, हमने 17 देखा। ये क्या कर रहा है? ये वो लोगों को ऊपर लाने, आर्टिकल्स जो हैं ये वो लोगों को, मान लो ये एक बेस है जिसपे कुछ लोग रह रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 लोगों को यहाँ पे ला रहा है ना उठा के। ठीक है, आर्टिकल 15, 16, 17, 14 ऊंचा कर रहा है कि लोग यहाँ तक पहुंच जाए, मतलब लोगों को सपोर्ट कर रहा है रिजर्वेशन के थ्रू या किसी थ्रू से। आर्टिकल 18 थोड़ा सा अलग है। आर्टिकल 18 जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको नीचे लाके यहाँ पे करता है, इक्वल करने की कोशिश करता है। ये सारे आर्टिकल्स जो लोग यहाँ पे थे उनको ऊंचा करने की कोशिश करता है और इनको नीचे, मतलब दोनों को बेस लेवल पे लाने की कोशिश करता है। यहाँ तक समझे? अब देखो कैसा है, कुछ लोग ओवर ऊपर है तो उसके लिए, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या होता है? अब कैसा होता था पहले, जो है ना, टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे ब्रिटिश राज था ना, जब ब्रिटिशर्स थे इस कंट्री में तो वो क्या करते थे, टाइटल्स देते थे। ये टाइटल्स ब्रिटिशर्स देते थे इंडियंस को, जो इंडियन होता था उसको देते थे।
और ये क्यों देते थे मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले समझो टाइटल्स क्या है। व्हेन आई से टाइटल्स, तो टाइटल्स का मतलब ऐसा होता है कि टाइटल कोई भी चीज है जो स्टेट देता है, स्टेट कन्फर्ड है ये, तुमको तुम्हारा स्टेट दे रहा है। लेकिन ये टाइटल कैसा होगा, ये जनरेशनल होगा। ये चीज जो दी जा रही है ना स्टेट के थ्रू, दिस इज जनरेशनल। जनरेशनल मतलब कैसा, मान लो कोई एक टाइटल था, तुमको स्टेट ने दिया, पहले तो तुमको दिया, अब ये टाइटल तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे को जाएगा। मतलब ये शिफ्ट होता जाएगा, हेरिडिटरी है ये टाइटल, इसको डायनेस्टिक टाइटल्स बोलते हैं। तुम्हारे बच्चे के मरने के बाद उसके बच्चे को जाएगा। इफ यू आर सेइंग दिस इज हेरिडिटरी, ये एक तरह से शिफ्ट हो रहा है ना, जनरेशनल हो गया ना ये। टाइटल मतलब वो होता है कि तुम्हारे को दिया स्टेट ने, और तुम्हारे मरने बाद वो तुम्हारे बच्चे को गया, तुम्हारे बच्चे के मरने के बाद वो तुम्हारे बच्चे के बच्चे को गया। तो पहली चीज, जब मैं किसी चीज को टाइटल बोलता हूँ तो उसमें दो फीचर होते हैं। पहला तो वो जनरेशनल होता है, दूसरा उसको स्टेट ने कन्फर किया होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही टाइटल्स को आप डायनेस्टिक टाइटल्स बोलते हो क्योंकि वो हेरिडिटरी हो जाता है। दिस इज डायनेस्टिक टाइटल्स। अब तुम सोचो, कोई भी टाइटल जो डायनेस्टिक टाइटल्स है, वो मेरे को दिया गया है, मेरे बाद मेरे बच्चे को जाएगा, मेरे बाद मेरे बच्चे को जाएगा, ये एक तरह का अलग चीज बना दिया। ये इनइक्वालिटी नहीं राइज करेगा क्या? दिस विल कॉज इनइक्वालिटी इन मासेस। जिन लोगों को टाइटल नहीं मिला है उनको तो नहीं लगेगा कुछ, उनको तो ऐसा नहीं जा रहा है। और ये कैसा टाइटल था, ये टाइटल हुआ करता था जो ब्रिटिशर्स देते थे, जैसे साहिब बहादुर, राय बहादुर, ऐसे टाइटल देते थे। अब ब्रिटिशर्स क्यों देते थे ऐसे टाइटल? नाइटहुड करके आपने एक टाइटल सुना होगा। ये टाइटल क्यों देते थे? ये टाइटल दिया जाता था इंडियंस को, तो कभी वॉर वॉर हुई तो ये जो इंडियंस को टाइटल दिया है ये इनके साइड से बोलेंगे। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे, ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी। दिस वाज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोगों को अपने साइड रखना ताकि कल को हम पे मुसीबत आई तो वो हमको बचाएंगे। ब्रिटिश लोग ये टाइटल इसलिए देते थे। क्या ये टाइटल समझ में आया सबको? इज दिस टाइटल अंडरस्टैंडेबल टू यू गाइस? यस। मधुर, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। ओके, तो ये टाइटल्स ऐसे देते थे, ये एक तरह से फेवर हो जाता था। ये फेवर दे रहे थे ये लोग ताकि कल को हमारे इसमें हो। ठीक है। तो आर्टिकल 18 बोलता है कि आज स्टेट ऐसा कोई टाइटल नहीं दे सकता। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आज आपको स्टेट कोई ऐसा टाइटल नहीं दे सकता जो आपके बाद आपके बेटे पे शिफ्ट हो जाए। नहीं, नॉट अलाउड। ठीक है, ये याद रखना। तो ये मना करता है। लेकिन एक चीज सोचो, क्या स्टेट आपको कुछ और टाइटल दे सकता है? हाँ, दे सकता है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में ये मना हो रहा है कि स्टेट आपको कोई टाइटल नहीं दे सकता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि स्टेट जो होता है आपको डिग्री देता है, पीएचडी वीएचडी देता है, डॉक्टर वाली डिग्री देता है, ये अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये मेरिट बेस्ड है। ये तुम्हारे बनने बाद तुम्हारे बेटे को नहीं जाएगा, उसके लिए उसको फिर पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी। ये एकेडमिक टाइटल्स है, तो स्टेट को क्या एकेडमिक टाइटल्स देना अलाउड है? हाँ, अलाउड है। ये टाइटल स्टेट को अलाउड है देना। एकेडमिक टाइटल्स आर अलाउड। ऐसे टाइटल स्टेट दे सकता है क्योंकि ये हेरिडिटरी नहीं है, ये डायनेस्ट नहीं है। उसी तरह से स्टेट क्या नेशनल अवार्ड दे सकता है? हाँ, दे सकता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी दे सकता है क्योंकि ये भी बेटों बेटों को नहीं जाएगा, पहली चीज। और ये दूसरी चीज, नेशनल अवार्ड क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि आपने देश के लिए कुछ बहुत बड़ा बलिदान वाला काम किया गया है। मिलिट्री टाइटल्स दे सकता है? हाँ, दे सकता है। जैसे कैप्टन, कॉलन, ये सब होता है, मिलिट्री टाइटल्स इज अलाउड क्योंकि ये भी बेटों को नहीं जाएगा। ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड, ये सब अलाउड है। लेकिन मान लो तुमने ले लिया कोई टाइटल को, विड्रॉ कर लिया है, 18+2 इसके अलाउड नहीं करता है। इफ यू आर सेइंग, यहाँ तक सबको समझा? इकरा, मधुरा, इज इट हाँ अंडरस्टैंडेबल? सर। Yes, ठीक है। sir. ठीक है, तो स्टेट टाइटल दे सकता है क्या? रेज योर हैंड्स बोथ ऑफ यू, किसको पता है? इकरा। नॉर्मली इट कांट गिव टाइटल्स बट टाइटल्स हम्म, जो एकेडमिकली होते हैं या फिर मिलिट्री टाइटल्स वो सब दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। मधुरा, यही आंसर हुआ होगा आई गेस। ठीक है। Yes, sir. ओके, लेट्स जस्ट रिविजिट आर्टिकल 18, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा हमको इसके लिए।
एबॉलिशन ऑफ टाइटल दिख रहा है क्या ये मेरा? बैरक No, sir. इज इट नाउ? अभी दिख रहा है क्या इकरा? Not मतलब yet, sir. नो सर। वो दिखा डायरेक्टली? था, बंद हो गया वापस. ओके ओके, अभी दिख रहा है? यस। हाँ. ठीक है, अभी देखो, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। नो टाइटल not being a military or academic direction या distinction shall be conferred by the state। मतलब स्टेट सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल दे सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई टाइटल नहीं दे सकता। 18 क्लॉज 2 क्या बोलता है? नो सिटीजन। ये देखो, पहला वाला पर्सन पे भी अप्लाई होता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 फर्स्ट पे भी अप्लाई होता है कि कोई इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बाहर का फॉरेनर भी काम कर रहा है तो उसको भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड वाला सिर्फ सिटीजन पे, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शाल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मतलब इंडिया से भी टाइटल नहीं लेना है इंडिया के सिटीजन को, और बाहर की कंट्री का भी टाइटल नहीं लेना है। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शाल वाइल्डली होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट ऑन द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। अगर कोई फॉरेनर है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई टेम्पररी काम कर रहा है, तो वो भी बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से फॉरेन स्टेट का टाइटल नहीं दे सकता। सेम, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेसिडेंट डिमोलिट और ऑफिस एनी काइंड अंडर फॉरेन स्टेट। मतलब बेसिकली ये हो गया कि आप टाइटल ले ही नहीं सकते, आप कुछ कर लो, ठीक है। ओके, ये कॉपी कर लो जिनके रह गए। फिर ये हमारे हो गए राइट्स टू इक्वेलिटी वाले 15 16 17 18। अब वी विल मूव टू दिस, व्हाट इट वाज, आर्टिकल 19। Just give me a minute. ठीक है, now आगे की कहानी अपनी। हम्म, क्या मैंने just a minute। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कुछ राइट्स हैं। अब आर्टिकल 19 की कहानी, जिसको आप राइट्स ऑफ फ्रीडम बोलते हो या फिर राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हो, उसको देखते हैं, ठीक है। दिस इज आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 में भी कैसा है, सारे नहीं है। पहली बात तो ये याद है आपको कि ये पूरा राइट जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए। दिस इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन।
तो दिस इज टू सिटीजन ओनली, पहली चीज। अब इसमें ऐसा है, एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम, फ्रीडम वाली राइट है या प्रोटेक्शन वाली राइट है, वन एंड सेम थिंग। एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम। कैसे टाइप के फ्रीडम है वो देखते हैं। यहाँ पे हमको टोटल ना ऐसे मतलब 1 A B C D E F G, हमको टोटल 6 7 टाइप्स के फ्रीडम है। जैसे कि हमको पहले इसको 19 क्लॉज 1 में ऐसे सब क्लॉज है, ये सब क्लॉज है। उसमें पहला फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में दूसरा फ्रीडम आपको मिलता है, दैट इज ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली। दूसरा कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरा सी, सी में यू हैव फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। डी में यू हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद ई में यू हैव फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फिर उसके बाद एफ वॉज फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। Lastly, G was freedom of expression. पहले इतने रट लो। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A is freedom of speech and expression. 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज B is freedom of assembly. 19 क्लॉज C freedom of association. D freedom of movement. E freedom of residence. F freedom of property. G freedom of profession. पहले ये चीज याद रख लो, ये फ्रीडम सिर्फ अपने सिटीजन्स को है। अब इसमें भी हम लोग ने क्या किया, जो एफ वाला फ्रीडम है ना, एफ वाला फेंक दिया। फेंक दिया मतलब इसको रिपील कर दिया, रिमूव कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन से इसको रिपील कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव का मतलब रिपील होता है। कौन से एक्ट से? इट वाज रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1978। 44th 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1978 से इसको निकाल दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1978 से निकाल दिया गया। और उसी तरह एसोसिएशन वाले में एक और ऐड कर दिया गया वर्ड, जिसको आप लोग बोलते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो वर्ड है इसमें ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज करके एक वर्ड ऐड किया गया। कौन से अमेंडमेंट से? इट वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2011। पहले ये दोनों चीज याद कर लेने का कि एफ वाले को फेंक दिया है और इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड किया गया है। क्या ये समझा सबको? इज इट क्लियर? यस सर। सर बट एक डाउट है मुझे कि एसोसिएशन वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जैसे हम लोग ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड कर दिया तो दैट इज रिलेटेड टू द रेसिडेंट्स ना? यू कैन से कोऑपरेटिव एसोसिएट मतलब साथ में एनजीओ बनाना, वैसा कुछ। ठीक है। एसोसिएशन बनाना, एक पार्टी बनाना, पॉलिटिकल पार्टी, हम्बल पार्टी जैसी पार्टी, ऐसे पार्टीज बनाना, कांग्रेस वगैरह सब। ठीक है। ठीक तो है। दैट इज एसोसिएशन। समझ में आया? हाँ तो सर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हो आप, वो भी बना सकते हो, सारी चीज मतलब आप एक ग्रुप बना सकते हो। एसोसिएशन का मतलब ग्रुप हो गया, समझ लो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। अभी मैं सिर्फ एक ही कराऊंगा क्योंकि बाकी सब इन लोग नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को लग रहा है।
बट ठीक है, एक करते हैं नाउ। पहला देखते हैं, प्रोटेक्शन पहला वाला कौन सा है मेरे को चलो बताओ। 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस गिव्स यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन आप लोग को ना एक चीज याद रखनी चाहिए, ये जितनी भी फंडामेंटल राइट है ना, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये जितनी भी फंडामेंटल राइट है, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट। ये जो फ्रीडम वाली राइट्स हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ये फ्रीडम वाली राइट एब्सोल्यूट नहीं है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब आपको 100% नहीं है। जब ये 100% नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन भी तो होगा। अब आपको 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम दे दिया है, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन भी तो होगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इसको आप ऐसे नहीं यूज कर सकते कि सामने वाले की राइट भी ब्रीच हो जाए। तो वो रोकने के लिए जो आप ग्राउंड्स देते हो उसको बोलते हो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि आप अपनी फ्रीडम यूज करो, आप अपनी स्पीच की फ्रीडम यूज करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है यूज करते हुए दूसरे को गाली दे दूं, कुछ बोल दूं। नॉट अलाउड। तो वो रोकने के लिए आपको 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये बोलता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, लेकिन 19 क्लॉज 2 बताता है कि भाई कौन से ग्राउंड पे आपको रोक है। ठीक है, अब एक बात सोचो मेरी, आप फ्रीडम है आपको स्पीच और एक्सप्रेशन की, आप कैसे एक्सप्रेस, स्पीच और एक्सप्रेशन क्या होता है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? हाउ विल यू एक्सप्रेस योर सेल्फ? टू एक्सप्रेस योर सेल्फ तुम कैसे कैसे कर सकते हो? व्यूज बता सकते हो अपने, बाय व्यूज यू कैन एक्सप्रेस, बाय योर ओपिनियंस यू कैन एक्सप्रेस, बाय योर बिलीव्स यू कैन एक्सप्रेस कि मैं ये मानता हूँ ये। अब ये सब चीज कैसे करोगे? ये सब चीज करने के लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड्स, कुछ बोल के कर सकते हो अपने आप को एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, या तो लिख के कर सकते हो बाय राइटिंग, या तो पेंटिंग करके कर सकते हो, पेंटिंग। चलो पेंटिंग भी छोड़ो, प्रिंटिंग करके कर सकते हो, प्रिंट करके कर सकते हो, या फिर लिख के, या कोई अदर मीन्स, कोई भी तरीके से ना, एनी अदर मीन्स। तुम ऐसे ही तो अपने बिलीव्स ओपिनियन सब एक्सप्रेस करोगे, लेकिन एक्सप्रेस करते हुए तुम ये याद रखोगे कि तुम कुछ भी ना बोलो, तुमको कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस कहाँ दी गई है? 19 क्लॉज 2 में। अब वो लिमिटेशन क्या है कि भाई साहब, पहले बोलते हुए ये चीज याद रखो कि सोवरनिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को कोई खतरा ना पहुंचे। सोवेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी यूनिटी ऑफ इंडिया। तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा ना बोलो कि भाई उसकी वजह से इंडिया की सोवेनिटी पे खतरा आ जाए या यूनिटी इंटीग्रिटी पे खतरा आ जाए। अगर तुमने भाषण देते देते ऐसे बोला कि आओ रोड पे, हम सरकार को गिरा के ये भारत पे कब्जा कर देंगे, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, क्योंकि सोवर्निटी सिक्योरिटी यूनिटी इंटीग्रिटी एक रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, तुम ऐसे भाषण बोल रहे हो जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, नॉट अलाउड, ये भी नहीं अलाउड है। तीसरी चीज, तुम अपने एक्सप्रेशन स्पीच विच ऐसे दे रहे हो जिससे पब्लिक पीस खत्म हो जाए कि निकालो, बताएंगे हम, मारेंगे हम, नॉट अलाउड। दूसरा, तुम कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जिससे डिसेंसी और मॉरलिटी खराब हो, वाहियात बातें, गलत बातें, पब्लिक प्लेस में, नॉट अलाउड। तुम बोलोगे मेरे को अलाउड है, मैं गाली देता रहूं रोड पे, नॉट अलाउड भाई, डिसेंसी और मॉरलिटी की बात है। फिर उसके बाद डेफमेशन, तुम किसी के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते, तुम किसी को ऐसे ही उसका नाम खराब नहीं कर सकते, डेफेमेशन लग जाएगा। तुम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी फालतू नहीं बोल सकते हो कि कोर्ट ये है, कोर्ट वो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे वजह से भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते बेसिकली, जिससे लोग झगड़ा वगड़ा करें, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये सब। ना ही कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे इंडिया का रिलेशन उसके फॉरेन स्टेट से खराब हो जाए। इंडिया फ्रेंडली
relation with a foreign country. तो ये सारे, अच्छा प्लीज रिमेम्बर, सिर्फ इतने ही रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। ये ओनली है, ओनली। इसके अलावा कोई ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या ये समझ में आया? इकरा, मधुरा, इज इट Yes, क्लियर? sir. ठीक या है। सर। तो कितने ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है स्पीच और एक्सप्रेशन में? 8। 8। कौन से कौन से? कौन इट से? शुड नॉट। चलो याद कर लो, बहुत इजी है। चलो मैं बोलूं, मेरे पीछे बोलो। सोवेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट। ठीक है। दूसरी पब्लिक ऑर्डर। तीसरा पब्लिक पीस। चौथा डिसेंसी एंड मॉरलिटी। फोर्थ डिफेमेशन। फिफ्थ, sixth is contempt of court. Seventh is incitement to an offense. And eighth is India's friendly relation with foreign state. Not allowed. ये रट लेना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई साहब कौन से इस पे। तो तुम लोग सोचो, क्या ये ऑब्सोल्यूट राइट है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इज इट एब्सोल्यूट राइट? तुम जो चाहे कर सकते हो क्या, इकरा? No, sir. नो, देयर आर सम ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। ठीक है। अब इधर पे किधर पे भी, अब ये तुम लोग देख लिए, लिख लिए होगे, तो दिस पार्ट let me show you in barracks. मेरा बैरेक्ट विजिबल है? यस Yes, सर। sir. अब ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? पहला, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑल सिटीजन शाल हैव राइट टू, क्लॉज 1 देखे थे हमने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका रिस्ट्रिक्शन आपको मिलता है 19 क्लॉज 2 में। Nothing in this subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restriction on the exercise of right conferred by this subclause on grounds क्या है? Sovereignty and integrity of India, security of India, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. ये पता होना चाहिए। अब ये पूरे आर्टिकल में या इधर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कहीं पे मैंने फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है क्या? कहीं पे लिखा है क्या? तो तुमको कैसे पता चलता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है? ये चीज देखिए, मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, नहीं तो बाकी सब गड़बड़ खा जाएंगे। लेकिन यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को भाई साहब? इकरा, मधुरा, यहाँ तक हाँ, क्लियर sir. है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं आप लोगों को आज मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये लोग आए नहीं है तो बहुत आगे हो जाएंगे हम। तुम बस ये वीक संभाल लो कैसे भी, नेक्स्ट वीक से अपना टाइम फ्रेम सब सही हो गया तो वो हो जाएगा। ठीक है, एक फिक्स टाइम हो जाएगा, मतलब कब क्लास होने वाली। और आप लोग का ग्रुप बना दिया है मैंने, मैं लिस्ट दे दूंगा। वो ग्रुप को एक टॉपिक पे डिस्कशन करना है। कल सी सेट है अपना, तो सी सेट के लिए तैयार रहना। मॉर्निंग चलेगा क्या एक बार ग्रुप में ना? अपना जो ग्रुप है ना इकरा, ये तुम्हारा काम है। उस ग्रुप में ना जस्ट इतना मैसेज डाल देना कि सर ने पूछा है कि कल का लेक्चर आफ्टरनून में या मॉर्निंग में, दोनों में से कौन सा अच्छा है। जो अपना ग्रुप बनाया ना मैंने उस पे। ठीक है। Yes, sir. एंड लेट मी नो कि क्या कैसा है। तो अपन सी सेट कल करते हैं, थोड़ा लंबा क्लास रख के अच्छे से सी सेट शुरू करते हैं और ये वाला पार्ट भी खत्म कर देंगे। ठीक है। अब आई एम सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, अभी सॉल्व करो और फिर जाना। पहले देख लो, तब तक आई एम गिविंग यू टाइम, मैं तब तक निकाल देता हूँ। कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो मेरे को पहले।